हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं मध्य से सिपाही भर्ती के प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट कराने जा रहा हूं। तो जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान। अगले क्वेश्चन, कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कंटक। अगले प्रश्न में चलते हैं, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगले प्रश्न में चलते हैं, हर्ष का विलोम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाद। अगले प्रश्न में चलते हैं, आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, सस्ती वस्तु। अगले प्रश्न में चलते हैं, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। अगले पे चलते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुग्रीव। अगले प्रश्न पे, आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। तो इसका वर्ड दिया हुआ है इत्यादि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, यहाँ से इंग्लिश है दोस्तों। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेलेसेंट। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिज प्रपोजल वॉज नॉट डैश टू मी, यानी हिज प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। अ पीस ऑफ केक, इसका सही आंसर हो जाएगा अ वेरी इजी टास्क। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। व्हेन डू यू टेक मिल्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। वह पास कर सका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज एबल टू पास। अगले प्रश्न में चलते हैं, यहाँ से आपका मैथ है दोस्तों। 4850 और 4450 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है। तो इसका HCF क्या हो गया? वो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों से वो कट जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, यदि 9x² प्लस 16x² इज इक्वल्स टू 60 और 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 हो तो x और y का मान क्या होगा? तो इसका हम लोग चलिए बताते हैं सॉल्यूशन आपको। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, देखिए। 9x² प्लस 16y² इज इक्वल्स टू 60, तो 3x प्लस 4y बराबर 6 है। तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हो जाएगा 9x² प्लस 16y² प्लस 24xy बराबर 36। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तो 9x² चला जाएगा साइन चेंज करके, 16y² और 16y² चला जाएगा, बचेगा 24xy बराबर -24। तो यहाँ से एक्स वाई का जो आपका वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, 70 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहले है इसमें 70 लीटर, ये कितने अनुपात में है? 4:1। ये है मिल्क, ये है वाटर। तो इसको जब करेंगे तो ये 5 बराबर 70 होता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14, और 4 बराबर हो जाएगा 56। तो ये हो गया 56 और ये हो गया 14। इसमें क्या बोल रहा है कि 14 लीटर पानी और मिलाया जाए। तो पानी तो अब 14 से 28 हो गया, लेकिन दूध जो था वो 56 का 56 ही रह गया। तो ये 28 से एक बार में, 28 से दो बार में, आंसर हो जाएगा 2:1।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यंजक x का पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए x4 प्लस 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या होगा? तो इसमें हम लोग अपने मन से 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कर देंगे हमको फार्मूला निकालने के लिए। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x का स्क्वायर, बाहर में माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ से एक हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको a और प्लस बी एक बार और माइनस 2x एक बार। तो इसमें से ऑप्शन ये वाला आपका है आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका सी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। गांव ए और गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात इसमें से पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान है। देखिएगा, गांव ए है आपका 15 और गांव बी है आपका 10। तो 5 से ये दोनों संख्या कट रहा है, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो फिर आयत का परिमाप क्या होगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज है 5, 12, 13, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 12 गुना 5 कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो आयत का भी जो एरिया बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो भी 30 ही हो रहा है, जिसमें से इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 30। लंबाई हमको पता नहीं, चौड़ाई उसमें 5 दिया हुआ है, 30, तो लंबाई हो जाएगा 6। अब यहाँ से क्या निकालने के लिए बोल रहा है? आयत का परिमाप। तो परिमाप हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 गुना 5 प्लस 6, 2 गुना 11 बराबर 22। आंसर हो जाएगा आपका 22, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया है। यदि गणना के समय दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया है, तो सही माध्य क्या होगा? तो इसमें देखिए, लेना था 23 और 11, लेकिन ले लिए हैं 32 और 12, तो इसको क्या करेंगे? देखिए, चलिए 23 और 11 इसको जोड़ेंगे तो आता है ये 34, लेकिन इसके बजाय क्या, कौन सा संख्या ले लिए थे? 32 और 12, इसको जोड़ लेते हैं तो 44 हो जाता है। लेना था 34, ले लिए 44, यानी ज़्यादा ले लिए हैं। तो ज़्यादा ले लिए हैं तो 34 में से 44 माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे -10/100, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 0.1 हो जाएगा, यानी 30 आ गया था, उसमें से हम लोग को 0.1 माइनस कर देना है, तो 29.9 हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। एक कॉलोनी में 5 परिवारों में एक बच्चा, 7 परिवारों में 2 बच्चे, 8 परिवारों में 3 बच्चे
और 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। बच्चों की संख्या का बहुलक क्या होगा? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है वो होगा, यानी 8 परिवारों में 3 बच्चे, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, ये हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 3 घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजती हैं तो वे क्रमशः 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो तीनों घंटियाँ एक साथ अगली बार कब बजेंगी? तो इसका देख लीजिए आपको क्या करना है। इसमें सिंपली आपको 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाल लेना है, जो कि होता है 120, यानी 2 आवर। तो 8 बजे बजे थे, प्लस 2 घंटा और जोड़ दीजिएगा तो 10 बजे हो जाएगा ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। केप टाउन में टेस्ट मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि कप्तान के अलावा अन्य 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 27.8 वर्ष है तो कप्तान की आयु कितनी होगी? तो इसका बनाते हैं, चलिए। तो इसमें से जो होगा वो करना है। 28 था सभी का, यानी 11 टीम का, तो हो जाएगा ये 308। लेकिन कप्तान को छोड़ के जो हो रहा था, यानी 10 खिलाड़ियों का, वो 27.8 इंटू 10, तो ये हो जाता है आपका 278। तो बस ये सिंपली 308 में से 278 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, 30 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलोनियम। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। साबुन बनाने में तेल के साथ उपयोग में लाया जाता है क्या? तो कास्टिक सोडा। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य क्षेत्र। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं को विरंजक करती है किस विधि द्वारा? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा अपचयन द्वारा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये अपरूप है, ये पॉलीमर है, इनकी क्रिस्टल संरचना भिन्न होती है, ये सभी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है, लवण किससे बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अल्फा बीटा और गामा की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस पे। देखिए इस तरह से होगा, ये यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो ये जो बिंदु बनते हैं इसी को फोकस बोलते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है दोस्त, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए, 1 वोल्ट। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने एक 4.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का हमेशा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दो थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है, इसकी रीडिंग डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा एवं जल में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे। किसी निश्चित दिशा में गतिमान किसी कण के चाल समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। कण के द्वारा टी 2 सेकंड से 6 सेकंड के मध्य तय की गई दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 36 मीटर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। यहाँ नहीं नहीं होगा
तो सही आंसर हो जाएगा 0 होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। स्त्री के गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावन होने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरियोनिक गोनोड्रोट्रोपिन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल होता है? तो ये होगा पेरिकार्डियल द्रव। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बेरी बेरी जो है वो B1 से होता है, यानी थायमीन से होता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजू। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो एमू। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है गुणसूत्र? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाई गुणसूत्र। अगले प्रश्न पे। इनमें से किसे सी लैंग्वेज में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो डेनिस रिची। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा सी लीनियस, यानी कार्ल लीनियस। अगले सब क्वेश्चन पे चलते हैं। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोबेरिनर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। तो इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो ऑप्शन सी, यकृत। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2003। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1929 को की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो ये हो जाएगा सफदरजंग का मकबरा, ये जो है आपका दिल्ली में है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो हो जाएगा अमेजन। अमेजन जो है वो साउथ अमेरिका में है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस देश की दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो अपना भारत। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदूर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाक जलडमरू मध्य। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा गुजरात। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वीरों को कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के अंतर्गत किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, तो किससे है संबंधित? तो रैयतवारी बंदोबस्त से। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो ये महान काम कौन किए थे? तो महान से हो जाएगा महाकश्यप। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग 13 फरवरी। अगले पे चलते हैं। वाटरलू के युद्ध 1815 में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो कैसे याद रखेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट को
लू लग गया था, यानी वाटर लू लग गया। हो गया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों का आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो जिन्ना और पटेल ने। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इसमें से कौन से सम्मिलित थी? तो बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, ये उपयुक्त सभी सम्मिलित था। चीनी यात्री फाह या निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पिंगली वेंकैया। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेग्जिट। एग्जिट हो गया ब्रेक करके। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन 1911। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। इसके अलावा 1966 में भी हुआ था दूसरी बार, और तीसरी बार हुआ था 1991 में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर महीने में। सियाचिन है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। अगले प्रश्न में। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एलिफेंटा पास। अगले प्रश्न पे। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून में। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो युवा नदी के द्वारा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। भारत संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है, किस तरह का है ये? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो 6 माह। अगले प्रश्न पे। चकमा निम्न से किस देश की शरणार्थी है? तो बांग्लादेश। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा अनुपम खेर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मई। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो 168 किलोमीटर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है किसका? तो किसी निश्चित क्षेत्र का। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो अपना भारत। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आखिरी। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। चलिए तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 3 में। बाय।